मैं आपको एक कुम्हार की कहानी सुनाता हूं जो यह दर्शाती है कि आदमी अपनी मेहनत और लगन से किस्मत के लिखे को भी बदल सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश के कारण उसके बर्तन खराब हो जाते तो कभी बाजार में उनकी अच्छी कीमत नहीं मिलती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, माधव, तुम्हारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो यह कभी नहीं बदलेगी। माधव यह सुनकर निराश हो जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। माधव ने उनसे अपनी परेशानी बताई और पूछा, महाराज, क्या सच में किस्मत का लिखा पत्थर की लकीर होता है? क्या एक गरीब आदमी कभी अपनी किस्मत बदल नहीं सकता? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत वह बीज है जो तुम्हें जन्म के साथ मिलता है, लेकिन उसे सींचना और उससे फल उगाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम मेहनत और लगन से अपने काम में जुटे रहोगे तो तुम निश्चित रूप से अपनी किस्मत बदल सकते हो। माधव को संत की बातों से प्रेरणा मिली। उसने और भी अधिक मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने नए नए डिजाइन के बर्तन बनाने सीखे जो लोगों को बहुत पसंद आए। उसने अपनी कला को और निखारा और मिट्टी के साथ प्रयोग करके मजबूत और सुंदर बर्तन बनाने लगा। धीरे धीरे माधव के बर्तनों की मांग बढ़ने लगी। दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग उसके बर्तन खरीदने आने लगे। उसकी मेहनत और कला ने उसे अच्छी आमदनी दिलाई। उसने अपने घर को सुधारा और अपने परिवार को बेहतर जीवन दिया। अब गांव के वही लोग जो कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, उसकी सफलता की प्रशंसा करते थे। उन्होंने देखा कि माधव ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत को बदल दिया था। एक दिन माधव फिर से उस संत से मिला। उसने संत को अपनी सफलता की कहानी सुनाई और कहा, महाराज, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि आदमी सच में अपनी किस्मत का लिखा भी मिटा सकता है। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा माधव, मैंने तो तुम्हें केवल रास्ता दिखाया था। उस पर चलना और मंजिल तक पहुंचना तुम्हारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। याद रखना, किस्मत सिर्फ एक संभावना है और कर्म उस संभावना को हकीकत में बदल सकता है। जरूर, मैं आपको एक कुम्हार की कहानी सुनाता हूं जो उसकी महानता और अथक मेहनत को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक कुम्हार रहता था। वह साधारण मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी कला में एक विशेष गुण था। उसके बनाए हुए हर बर्तन में उसकी अथक मेहनत और लगन झलकती थी। रामदास सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और मिट्टी खोदने जाता। वह सबसे अच्छी मिट्टी चुनता और उसे अपने हाथों से गूंथता, मानो वह मिट्टी नहीं, कोई अनमोल रत्न हो। उसका चाक दिन भर घूमता रहता था और उसके कुशल हाथों से तरह तरह के आकार लेते बर्तन बनते चले जाते थे। वह सिर्फ पेट भरने के लिए बर्तन नहीं बनाता था, बल्कि उसे अपनी कला से प्रेम था। हर बर्तन को वह बड़ी बारीकी और ध्यान से बनाता था, जैसे कि वह कोई उत्कृष्ट कृति बना रहा हो। गांव के दूसरे कुम्हार जल्दी जल्दी और ज्यादा मात्रा में बर्तन बनाने पर ध्यान देते थे, लेकिन रामदास की प्राथमिकता गुणवत्ता और सुंदरता होती थी। उसके बर्तन मजबूत होते थे और उनका डिजाइन भी आकर्षक होता था। इसलिए भले ही उसके बर्तन थोड़े महंगे होते थे, लोग उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक रहते थे। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी और खरीदार आए हुए थे। रामदास ने भी अपने बनाए हुए सुंदर बर्तनों की एक दुकान लगाई। उसके बर्तनों की कारीगरी और सुंदरता देखकर लोग दंग रह गए। देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक गए और उसे अच्छी कमाई हुई। दूसरे कुम्हार हैरान थे कि रामदास के बर्तन इतनी जल्दी क्यों बिक गए। उन्होंने रामदास से पूछा, रामदास, तुम तो इतने धीरे धीरे बर्तन बनाते हो, फिर तुम्हारे बर्तन इतने लोकप्रिय क्यों हैं? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भले ही धीरे काम करता हूं, लेकिन मैं हर बर्तन में अपनी पूरी मेहनत और लगन डालता हूं। मैं सिर्फ बर्तन नहीं बनाता, मैं उनमें अपनी आत्मा डालता हूं। शायद इसीलिए लोगों को मेरे बर्तन पसंद आते हैं। उस मेले के बाद
रामदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी मेहनत और कला का सम्मान करने लगे। उसे बड़े शहरों से भी बर्तन बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे रामदास एक साधारण कुम्हार से एक महान कलाकार के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने कभी भी अपनी मेहनत और लगन को नहीं छोड़ा। सफलता मिलने के बाद भी वह पहले की तरह ही सुबह उठकर मिट्टी खोदने जाता और पूरी निष्ठा से अपने काम में जुटा रहता। उसका मानना था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और कला का सम्मान तभी होता है जब उसमें अथक प्रयास और समर्पण हो। रामदास ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि उसने गांव के दूसरे कुम्हारों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी अपनी कला में मेहनत और गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस तरह एक साधारण कुम्हार की महान मेहनत ने पूरे गांव की कला और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अथक मेहनत, लगन और अपने काम के प्रति समर्पण से हासिल होती है। रामदास एक साधारण कुम्हार थे, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर वे न केवल सफल हुए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। माधव नाम के एक गरीब कुम्हार की कहानी, जिसे मैंने पहले सुनाई थी, इस सवाल का एक अच्छा उदाहरण है। माधव ने अपनी किस्मत बदलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अथक मेहनत। गांव वालों के निराशावादी विचारों के बावजूद माधव ने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। कौशल विकास। उसने नए नए डिजाइन के बर्तन बनाना सीखा और अपनी कला को निखारा, जिससे उसके बर्तनों की गुणवत्ता और आकर्षण बढ़ा। गुणवत्ता पर ध्यान। उसने मात्रा के बजाय गुणवत्ता को प्राथमिकता दी, जिसके कारण उसके बर्तन मजबूत और सुंदर बने और लोगों को पसंद आए। बाजार की मांग को समझना। उसने ऐसे बर्तन बनाए जिनकी बाजार में मांग थी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ी। प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण। संत की बातों से प्रेरणा लेकर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और अपनी मेहनत पर विश्वास किया। अपनी कला का सम्मान। वह सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता था, बल्कि उसे अपनी कला से प्रेम था और वह हर बर्तन में अपनी आत्मा डालता था। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप माधव की किस्मत बदल गई। वह गरीब कुम्हार से एक सफल और सम्मानित कलाकार बन गया। उसकी कहानी दर्शाती है कि महानत, लगन, कौशल विकास और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे कर्मों से व्यक्ति अपनी किस्मत के लिखे को भी बदल सकता है। माधव ने सीधे तौर पर किस्मत का लिखा मिटाया नहीं, बल्कि उसने अपने कर्मों और प्रयासों से अपनी परिस्थितियों को इतना बदल दिया कि उसकी पहले की गरीबी और बदहाली किस्मत का लिखा जैसी लगने वाली चीज पर हावी हो गई। यहाँ वह तरीके दिए गए हैं जिनसे माधव ने अपनी किस्मत को बदला। अथक परिश्रम। गांव वालों के निराशावादी भविष्यवाणियों के बावजूद कि वह हमेशा गरीब रहेगा, माधव ने हार नहीं मानी और लगातार कड़ी मेहनत करता रहा। यह उसकी निष्क्रियता के विपरीत एक सक्रिय चुनाव था। कौशल का विकास। उसने नए और आकर्षक डिजाइन के बर्तन बनाना सीखा। यह उसकी रचनात्मकता और सीखने की इच्छा का परिणाम था, जिसने उसके उत्पादों को अधिक वांछनीय बनाया। गुणवत्ता पर ध्यान। उसने मात्रा के बजाय गुणवत्ता को प्राथमिकता दी। यह उसकी कारीगरी के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जिससे उसके बर्तन टिकाऊ और सुंदर बने। बाजार की मांग को समझना। अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर डिजाइन और गुणवत्ता वाले बर्तन बनाकर उसने बाजार में अपनी मांग बनाई। यह उसकी अनुकूलनशीलता और व्यावसायिक समझ को दर्शाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा। संत की बातों ने उसे प्रेरित किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। यह उसकी मानसिक दृढ़ता और आशावाद का प्रमाण था। अपनी कला के प्रति प्रेम और समर्पण। वह सिर्फ जीविका के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी कला में गर्व महसूस करता था। यह समर्पण उसके काम की गुणवत्ता में झलकता था। दूसरे शब्दों में, माधव ने अपनी किस्मत का लिखा इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसने उस निष्क्रियता और निराशा को अस्वीकार कर दिया जो उसकी गरीबी को बनाए रख सकती थी। उसने सक्रिय रूप से ऐसे कर्म किए जो उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने, उसकी कला को निखारने और दूसरों को आकर्षित करने में सहायक थे। उसकी कहानी यह सिखाती है कि किस्मत का लिखा अक्सर परिस्थितियों और संभावनाओं का एक शुरुआती ढांचा होता है,
लेकिन मनुष्य के पास अपनी मेहनत, बुद्धि और सकारात्मक दृष्टिकोण से उस ढांचे के भीतर अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। माधव ने भाग्य को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसने अपने कर्मों से एक नया भाग्य बनाया। माधव की किस्मत में भगवान ने सीधे तौर पर कोई चमत्कार करके साथ नहीं दिया, बल्कि भगवान का साथ उसके भीतर मौजूद गुणों, उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकट हुआ। इसे हम निम्नलिखित तरीकों से समझ सकते हैं। प्रेरणा और बुद्धि। भगवान ने माधव को वह बुद्धि और प्रेरणा दी जिससे वह नए डिजाइन के बर्तन बनाना सीख सका और अपनी कला को निखार सका। यह उसकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता के रूप में प्रकट हुआ, जिसे भगवान की देन माना जा सकता है। दृढ़ संकल्प और लगन। भगवान ने माधव को वह आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प दिया जिससे वह गांव वालों की निराशावादी बातों के बावजूद अपनी मेहनत जारी रख सका। यह उसकी अटूट इच्छा शक्ति और लगन के रूप में प्रकट हुआ। सकारात्मक दृष्टिकोण। भगवान ने माधव को वह सकारात्मक दृष्टिकोण दिया जिससे वह संत की बातों पर विश्वास कर सका और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रेरित हुआ। यह उसकी आशावादी सोच और विश्वास के रूप में प्रकट हुआ। अवसरों का निर्माण। माधव की मेहनत और उच्च गुणवत्ता वाले काम ने स्वाभाविक रूप से उसके लिए नए अवसरों का निर्माण किया। दूर दूर से लोग उसके बर्तन खरीदने आए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी। यह उसके कर्मों के फल के रूप में प्रकट हुआ, जिसे भगवान की कृपा माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, भगवान ने माधव को वह क्षमताएं, प्रेरणा और दृढ़ता दी जिनका उपयोग करके माधव ने स्वयं अपनी किस्मत बदली। भगवान ने उसे वह बीज दिया जिसे उसने अपनी मेहनत और लगन से सींचा और एक समृद्ध फसल में बदला। यह कहानी इस विचार को पुष्ट करती है कि भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। माधव ने निष्क्रिय रूप से अपनी किस्मत पर भरोसा करने के बजाय सक्रिय रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया, और इसी प्रयास में उसे वह सफलता मिली जिसे हम भगवान का साथ कह सकते हैं। माधव की कहानी में उसकी किस्मत खराब होने पर भी उसने अपने माँ बाप का ख्याल रखा। यह उसके चरित्र की गहराई और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। हालांकि कहानी में सीधे तौर पर यह उल्लेख नहीं है कि उसकी किस्मत खराब होने पर उसने विशेष रूप से क्या किया। हम उसके सामान्य चरित्र और परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। अथक मेहनत जारी रखी। माधव एक मेहनती व्यक्ति था। जब उसकी किस्मत खराब हुई होगी, जैसे बर्तन न बिकना, बारिश से नुकसान होना, उसने हार नहीं मानी होगी, बल्कि और भी ज्यादा मेहनत की होगी ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसने शायद अतिरिक्त काम किया होगा या नए तरीके खोजे होंगे जिससे आय हो सके। अपनी कला पर विश्वास रखा। माधव को अपनी कला पर भरोसा था। खराब किस्मत के बावजूद उसने अपनी मिट्टी के बर्तनों की गुणवत्ता बनाए रखी होगी और शायद उन्हें बेचने के नए तरीके तलाशे होंगे, जैसे सीधे ग्राहकों से संपर्क करना या छोटे मेलों में भाग लेना। मितव्ययी जीवन शैली अपनाई। जब कमाई कम हो रही होगी तो माधव और उसके परिवार ने शायद अपनी जरूरतों को सीमित कर लिया होगा और कम खर्च में गुजारा करने की कोशिश की होगी ताकि मुश्किल समय में भी भोजन और आवश्यक चीजें उपलब्ध रहें। भावनात्मक समर्थन दिया। खराब किस्मत सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी परेशान करती है। माधव ने शायद अपने माँ बाप को भावनात्मक रूप से सहारा दिया होगा, उन्हें उम्मीद और ढाढ़स बंधाया होगा कि स्थिति सुधरेगी। जिम्मेदारी निभाई। माधव एक जिम्मेदार बेटा था। गरीबी और खराब किस्मत के बावजूद उसने अपने माँ बाप की देखभाल को अपना कर्तव्य समझा होगा और अपनी जरूरतों से पहले उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी होगी। साझा प्रयास। यह भी संभव है कि माधव के माँ बाप ने भी उसकी मदद की होगी। अपनी क्षमता के अनुसार घर के कामों में हाथ बंटाया होगा या किसी और तरह से योगदान दिया होगा ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। संक्षेप में, माधव ने खराब किस्मत के बावजूद अपने माँ बाप का ख्याल, अपनी अथक मेहनत, अपनी कला पर विश्वास, मितव्ययी जीवन शैली, भावनात्मक समर्थन और अपनी जिम्मेदारी की भावना के माध्यम से रखा होगा। उसकी कहानी यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार का साथ और जिम्मेदारी निभाना महत्वपूर्ण है। माधव की किस्मत का लेख
जैसा कि कहानी में दर्शाया गया है, शुरुआत में गरीबी और संघर्षों से भरा हुआ था। गांव के लोग भी मानते थे कि उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है और वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, ये कभी नहीं बदलेगी। उसकी किस्मत के शुरुआती लेख के कुछ पहलू इस प्रकार थे। गरीबी में जन्म। माधव एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसके पास जीवन यापन के लिए सीमित संसाधन थे। पारंपरिक पेशा। वह एक कुम्हार था, जो उस समय एक ऐसा पेशा था जिसमें बहुत अधिक आर्थिक उन्नति की संभावना नहीं मानी जाती थी, खासकर यदि व्यक्ति पारंपरिक तरीकों से ही काम करता रहे। प्रकृति की मार। उसकी मेहनत अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश से बर्बाद हो जाती थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती थी। गांव वालों की निराशावादी राय। गांव के लोग उसकी गरीबी को उसकी अटूट किस्मत मानते थे, जिससे उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहता था। हालांकि माधव ने इस शुरुआती किस्मत के लेख को अपनी मेहनत, लगन, कौशल विकास और सकारात्मक दृष्टिकोण से चुनौती दी और अंततः बदल दिया। उसने निष्क्रिय रूप से अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने के बजाय सक्रिय रूप से अपने भविष्य को आकार दिया। माधव के पास पैसा उसकी अथक मेहनत, बेहतर कला और बाजार में उसके बर्तनों की बढ़ती मांग के कारण आया। इसे हम निम्नलिखित चरणों में समझ सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता और डिजाइन। माधव ने साधारण बर्तनों के बजाय नए और आकर्षक डिजाइन के मजबूत बर्तन बनाना सीखा। उसकी कला में सुधार होने के कारण उसके बर्तन अधिक लोगों को पसंद आने लगे। बढ़ी हुई मांग। जब लोगों ने उसके सुंदर और टिकाऊ बर्तनों को देखा तो उनकी मांग बढ़ गई। गांव के अलावा दूर दूर से भी लोग उसके बर्तन खरीदने आने लगे। अच्छी कीमत। चूंकि उसके बर्तनों की गुणवत्ता और डिजाइन बेहतर थे, इसलिए वह उन्हें अच्छी कीमत पर बेच सका। लोग अच्छी चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। बड़ा बाजार। मेले में दुकान लगाने और दूर दूर से ग्राहकों के आने के कारण माधव का बाजार विस्तृत हो गया। वह अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहा। बढ़े हुए ऑर्डर। उसकी ख्याति फैलने के कारण उसे बड़े शहरों से भी बर्तन बनाने के ऑर्डर मिलने लगे, जिससे उसकी आय में काफी वृद्धि हुई। संक्षेप में, माधव ने अपनी मेहनत और कला को निखारकर ऐसे उत्पाद बनाए जिनकी बाजार में मांग थी और जिन्हें वह अच्छी कीमत पर बेच सका। इसी कारण उसके पास धीरे धीरे पर्याप्त पैसा आ गया और उसकी गरीबी दूर हो गई। माधव की गरीबी के कहानी में स्पष्ट रूप से कई कारण बताए गए हैं। पारंपरिक और सीमित पेशा। वह एक कुम्हार था, जो उस समय एक ऐसा पेशा माना जाता था जिसमें आर्थिक उन्नति की संभावना सीमित थी, खासकर यदि व्यक्ति पारंपरिक तरीकों से ही काम करता रहे। कौशल की कमी। शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में यह निहित है कि माधव शायद साधारण प्रकार के ही बर्तन बनाता था, जिनकी मांग और कीमत दोनों ही कम हो सकती थीं। प्रकृति पर निर्भरता। कुम्हारों का काम अक्सर मौसम पर निर्भर करता है। बारिश जैसे प्राकृतिक कारणों से उनके बने हुए बर्तन खराब हो सकते थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। सीमित बाजार। शायद शुरुआत में माधव का बाजार केवल उसका गांव ही था, जहां मांग सीमित हो सकती थी और प्रतिस्पर्धा भी हो सकती थी। गांव वालों की निराशावादी सोच। गांव के लोगों का यह मानना कि उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, संभवतः माधव के आत्मविश्वास और प्रयासों को कहीं न कहीं कमजोर करता होगा। संसाधनों की कमी। एक गरीब व्यक्ति होने के नाते माधव के पास शायद बेहतर मिट्टी, उपकरण या अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रहे होंगे। संक्षेप में, माधव की गरीबी के कारण उसकी पारंपरिक पृष्ठभूमि, सीमित कौशल, शुरुआत में प्रकृति पर निर्भरता, सीमित बाजार और आसपास के निराशावादी माहौल जैसे कारक थे। यह उसकी मेहनत और नए कौशल सीखने की इच्छा शक्ति थी, जिसने उसे इन कारणों पर काबू पाने और अपनी गरीबी को दूर करने में मदद की। माधव की गरीबी के कहानी में स्पष्ट रूप से कुछ परिणाम बताए गए हैं, जबकि कुछ निहित हैं। स्पष्ट परिणाम। आर्थिक संघर्ष। माधव को अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और फिर भी शायद मुश्किल से ही पर्याप्त कमा पाता था। सीमित जीवन स्तर। गरीबी के कारण उसके और उसके परिवार के पास बुनियादी सुविधाओं और आरामदायक जीवन की कमी रही होगी। गांव वालों की निराशावादी राय। उसकी गरीबी के कारण गांव के लोग
उसे उसकी किस्मत का मारा हुआ मानते थे और उसकी उन्नति की कोई उम्मीद नहीं करते थे। निहित परिणाम जिन्हें हम कहानी से समझ सकते हैं: सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी। गरीब होने के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा शायद उतनी अच्छी नहीं रही होगी जितनी अमीर या सफल लोगों की होती है। अवसरों की कमी। गरीबी के कारण उसके पास नए कौशल सीखने या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सीमित अवसर रहे होंगे। मानसिक तनाव। लगातार आर्थिक तंगी में रहने से माधव और उसके परिवार को मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता होगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव। गरीबी के कारण शायद उन्हें पौष्टिक भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं रही होंगी, जिससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। बच्चों के भविष्य पर प्रभाव। यदि माधव के बच्चे होते तो उनकी शिक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर भी सीमित हो सकते थे। हालांकि कहानी का सकारात्मक पहलू यह है कि माधव ने इन नकारात्मक परिणामों को अपनी मेहनत और लगन से बदला और गरीबी के बंधनों से मुक्त हो गया। उसकी कहानी यह दर्शाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण से उनके नकारात्मक परिणामों को कम किया जा सकता है।